हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बिना देरी के सबसे पहले बताएंगे, जहां बताएंगे आपके यहाँ कितने खालिस्तानी रहते हैं। साजिश का आरोप लगा रहे अमेरिका से भारत ने किया सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज दिखे फारूक अब्दुल्ला, कहा जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ पाकिस्तानियों में दिखाई दी बहुत बड़ी बौखलाहट इस 370 को लेकर, जहां पर भारत के साथ युद्ध जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए जैसा दिया है बयान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर अमित शाह जी ने ये क्यों फैसला लिया कि जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसकी जगह पर दफना दिया जाएगा। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे क्या संजय राउत जाएंगे जेल। दोस्तों बनेगा वीडियो का अंत तक, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर साजिश का आरोप लगा रहे अमेरिका से भारत ने पूछा सवाल, कहा आपके यहाँ कितने खालिस्तानी रहते हैं। जी हाँ, भारत ने FBI से खालिस्तानियों से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा है। NIA चीफ से इन मुद्दों पर चर्चा बता दें। अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश से संबंधित इनपुट मिलने के बाद भारत ने जांच का ऐलान कर दिया है। खालिस्तानियों के मुद्दे पर कनाडा से जारी तनाव के बीच ही अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया था कि उनकी धरती पर खालिस्तानी पन्नू को मारने की साजिश की जा रही है और इसका किसी भारतीय से कनेक्शन है। अब भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका से कहा है कि वो अमेरिका में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों की जानकारी दे। जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे से एक मीटिंग के दौरान कहा कि वो उन सिख अलगाववादियों की जानकारी उपलब्ध करवाएं जो अमेरिका में रहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तान समर्थकों और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई है। अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि उन संदिग्धों के बारे में जानकारी दी जाए जो हाल ही में अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े हैं। बता दें कि अमेरिकी एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद भारत उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर चुका है। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से भारत ने FBI से खालिस्तानियों से जुड़ी इस जानकारी को साझा करने को कहा है, दोस्तों कहीं ना कहीं FBI को ये बात चौंका जरूर देगी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज दिखाई दिए फारूक अब्दुल्ला। बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। उन्होंने ये प्रतिक्रिया पत्रकारों के एक सवाल पर दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे दिल जब ऐसी चीजें करोगे जिससे लोग आपसे और दूर हो जाएं। हालांकि बाद में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान को लेकर मीडिया पर सफाई भी दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM ने कहा कि आप लोग मुझे तंग करते हैं, सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही, आपने स्टेट हुड छीन लिया। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या अब लोग नहीं मर रहे हैं, फैक्ट्रियां लाने की बात कही थी, कौन सी फैक्ट्री लगी है, ये हमारा वतन है और हमारा वतन होकर भी ये इंसाफ नहीं होगा तो कहेंगे ही कि आप लोगों ने जहन्नुम में पहुंचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के रिएक्शन की बात करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाई पाकिस्तानी अवाम, कहा हमें भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर एक बेहद संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दा है। भारत ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था। इसके 4 साल के बाद यानी 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्टिकल 370 को हटाने का लिया गया फैसला संविधान के दायरे में था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान आग बबूला हो गया। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर नईला ने आवाम से प्रतिक्रिया ली। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने गुस्से में कहा कि हमें भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के लिए आजाद कराना चाहिए, हमारी सारी आवाम को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर जंग के मैदान में उतरना चाहिए। भारत को यह डर दिलाना जरूरी है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए खड़ा है। दोस्तों एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, हमें भारत का डट कर सामना करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन पाकिस्तानियों में जो जहर देखने को मिली है दोस्तों भारत के प्रति, वो वाकई में चौंकाने वाली। और जिस प्रकार से ये पाकिस्तानी बयान दे रहे हैं कि सबको मिलकर मैदान में उतरना चाहिए और भारत का सामना करना चाहिए और कश्मीर को आजाद करवाना
चाहिए इस पर दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे एक भारतीय होने के नाते पाकिस्तानियों को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो है कि पाकिस्तानी जो है ख्वाब बड़े अच्छे देखते हैं। गर्त में जाने के बावजूद भी, गरीबी में जाने के बावजूद भी, एक एक पाकिस्तानियों के सर पर लाखों लाखों रुपए के कर्ज चढ़वाने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को आईना दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों अवश्य बताइएगा। दोस्तों आगे आपको बताएंगे आखिर इस मुद्दे पर चीन ने क्या कहा और पाकिस्तान की सरकार ने क्या कहा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह दफना दिया जाएगा। जी हां, अमित शाह जी ने बताया आखिर ये फैसला क्यों उन्होंने लिया बता दें। 11 दिसंबर जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी सबसे अहम तारीख है। अमित शाह जी ने बताया कि पहले एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में 25-25 हजार लोगों की भीड़ आती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा कोई नजारा अब सामने नहीं आता। इसकी वजह है कि सरकार ने फैसला किया है कि जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पर धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के मुताबिक दफना भी दिया जाएगा। जी हाँ, अमित शाह जी ने क्लियर बताया है कि आतंक को फंडिंग करने वालों पर हमने कड़ा एक्शन लिया और उनके नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है। अब ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग भी मानते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद और जिस प्रकार से 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद वाकई में जम्मू कश्मीर में शांति आई है? तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका जापान से दोस्ती बढ़ा रहा वियतनाम तो घबराया चीन, शी जिनपिंग करेंगे इस देश का दौरा। जी हां, दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए वियतनाम ने जापान और अमेरिका जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। जापान और अमेरिका पहले से ही क्वाड के संगठन में हैं, जो चीन विरोधी माना जाता है। इसमें वियतनाम बड़े देशों से दोस्ती गहरी करके चीन को कड़ा संदेश देना चाहता है। वियतनाम के इस कदम से चीन घबरा गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए चीन वियतनाम से अपने संबंध मजबूत करके विश्वास पाना चाहता है। इसी प्रयास के चलते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पड़ोसी देश वियतनाम की यात्रा पर हैं। 2017 के बाद जिनपिंग की ये पहली वियतनामी यात्रा होगी। वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा के दौरान शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग, राष्ट्रपति वो वान थुओंग और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर में ISEASS यूशोफ इशाक इंस्टीट्यूट में कार्यरत गुयेन खाक गियांग ने कहा कि ये पश्चिम के साथ हनोई के बढ़ते संबंधों पर बीजिंग की चिंताओं को दर्शाता है। उसे चिंता है कि वियतनाम चीन विरोधी गठबंधन में शामिल ना हो जाए। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत बड़ी खबर। दुश्मन के मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर ही कर देगा खत्म। आपको बता दें चीन और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से तनाव चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए परस्पर कार्य कर रही है। इस बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रशिया से आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की 34 स्क्वाड्रन अगले साल मिल जाएगी, जबकि 5 हैवी स्क्वाड्रन 2025 में आ जाएगी। इसको लेकर रास्ता साफ हो गया है। बताते चलें कि भारत को अब तक 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। भारत और रशिया ने पैसे की अदायगी में आ रही रुकावट को दूर कर लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों के कारण इसमें रुकावट आ रही थी। खास बात यह भी है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रशिया ने भारत को तय समय में ही S-400 को सौंपा है। भारतीय वायुसेना को S-400 की 34 स्क्वाड्रन को अगले साल शामिल कर लिया जाएगा। और जिस प्रकार से दोस्तों यूक्रेन युद्ध के बावजूद रशिया ने भारत को टाइम पर S-400 मिसाइल सौंपा है, दोस्तों वाकई में ये दिखाता है कि भारत को लेकर रशिया कितना ज्यादा लालान्वित रहते हैं और दोस्ती वास्तव में यही देखी जाती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें एक और खबर कि भारतीय सेना के सैनिकों की बढ़ेगी मारक क्षमता। 70,000 और सिग सॉयर असॉल्ट राइफलें मिलेंगी। जी हां, भारतीय सेना के सैनिकों को मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 70,000 और सिग ऑयर असॉल्ट राइफल्स मिलेंगी। ये राइफल आतंकवाद विरोधी अभियानों और अन्य कर्तव्यों में तैनात सैनिकों को दी जाएंगी। हाल ही में आयोजित रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी और इसमें सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को 800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 70,000 से अधिक असॉल्ट राइफल खरीदने की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब बल चीन के साथ सैन्य गतिरोध में तैनात है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहा है। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन, अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूसी तेल की आमद घटी, अब यूएई से तेल की खरीद बढ़ाने जा रहा अपना भारत। जी हां, भारत जो कि फिलहाल सबसे ज्यादा रशिया से तेल आयात कर रहा है, आने वाले महीनों में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से तेल का आयात बढ़ाने जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यूएई की राजधानी दुबई में हुई COP28 शिखर
सम्मेलन से इतर एक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है 12 दिसंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों के अलावा भारत की तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। यूएई लंबे समय तक भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्ति करता रहा था, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रशिया ने भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल ऑफर किया। इसका लाभ उठाते हुए भारत ने रशिया से तेल की खरीद बढ़ा दी, जिससे यूएई से तेल खरीद में भारी गिरावट आई। भारत अपने इस्तेमाल का सबसे अधिक तेल अब रशिया से खरीद रहा है, लेकिन अब एक बार फिर यूएई से कच्चे तेल की खरीद बढ़ने वाली है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। जनवरी में होने वाली क्वाड की बैठक भी टल गई। दोस्तों आखिर क्या है वजह बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। उन्हें भारत की तरफ से चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस मामले से परिचित लोगों ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही भारत में जनवरी में होने वाली क्वाड समिट भी टाल दी गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक क्वाड की मीटिंग के लिए भारत ने जो शेड्यूल बनाया है उस पर बाकी देश सहमत नहीं है। भारत पहले 27 जनवरी को शिखर सम्मेलन आयोजित करने की संभावना तलाश रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि भारत क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए संशोधित तारीखों की तलाश कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में विचाराधीन तारीखें सभी क्वाड भागीदारों के साथ काम नहीं करती हैं। भारत द्वारा आयोजित होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित करने का प्रस्ताव है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आखिर क्या बड़ी वजह रह सकती है दोस्तों कि जो बाइडेन भारत नहीं आ रहे 26 जनवरी पर, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बड़े अच्छे से इनवाइट किया था, पर्सनली इनवाइट किया था दोस्तों। और जब जो बाइडेन ने पीएम मोदी जी को इनवाइट किया था उसके बावजूद भी पीएम मोदी जी वहां गए थे। अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो बाइडेन को भी पीएम मोदी की बात माननी चाहिए और उनको भारत आना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका कभी भी भारत के लिए रशिया जैसा देश नहीं बन पाएगा? बताएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर अब बात करते हैं आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन ने क्या कहा दोस्तों, और पाकिस्तान का भी किया जिक्र। दरअसल इस मुद्दे पर पाकिस्तान तो तिलमिलाया ही हुआ है। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को संवैधानिक करार दिया तो पाकिस्तान से रहा नहीं गया। पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद और इसका समझौता यूएनएससी के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए। भारत को इस पर अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। दोस्तों अब इस मामले में चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने भी पाकिस्तान का ही पक्ष खींचते हुए कहा कि इस विवाद का हल भारत और पाकिस्तान को आपस में मंत्रणा करके निकालना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की थी। जब इस मामले में चीन के विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया तो प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट और स्थायी है। कश्मीर का मुद्दा यूएन चार्टर के हिसाब से यूएनएससी के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को ले जाने की धमकी भी दी है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आर्टिकल 370 वाले इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई देश अब भारत के दुष्ट व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। भारत ने सर्वोच्च अपने न्यायालय के घरेलू अदालत के फैसले का इस्तेमाल करके शर्मनाक काम किया है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे कैसे न्यूज छापे हैं वो भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी को भी कोसा गया है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दैनिक अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। अखबार ने भारतीय न्याय ने कश्मीर को मोदी के दया पर छोड़ दिया जैसा टाइटल से अपने संपादकीय में लिखा कि फैसले ने कश्मीरियों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। इसने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नेहरूवादी भूलों वाली टिप्पणी का भी उल्लेख किया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। जी हाँ, और दोस्तों ऐसी ऐसी बातें कही गई है जो हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर कभी कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ मिलाए थे सुर में सुर, तो अब क्यों भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है मलेशिया। बता दें जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर बयानबाजी करने वाला मलेशिया अब रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया है और हाल ही में एक बार फिर कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। हमास के हमले पर इजरायली सैनिकों की जवाबी कार्रवाई की महातिर ने कश्मीर में भारत की गतिविधियों से तुलना की थी। उन्होंने कहा कि जैसे इजरायल फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है ठीक उसी तरह कश्मीर में भारत भी करता है। यानी कि दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने उनके उस बयानों ने भारत के साथ तनाव काफी बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों अब कई कारण हैं जो इस बात की ओर
इशारा करते हैं कि मलेशिया भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की अब कोशिश करने में लगा हुआ है। 5 से 8 नवंबर को भारत आए मलेशियाई विदेश मंत्री जामबरी अब्दुल कादिर अपने भारतीय समकक्ष के साथ छठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग के लिए अपने भारतीय समकक्ष से मिले और रक्षा सुरक्षा एवं निवेश पर चर्चा कर उन्नत रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं जहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतवंशी रामास्वामी को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय टाइलर एंडरसन के तौर पर की गई है। यूएस के न्याय विभाग के अनुसार आगामी कार्यक्रम के लिए एंडरसन ने 2 हैरान करने वाला संदेश जारी किया था। अपने पहले संदेश में आरोपी ने कहा कि बढ़िया, मेरे लिए उम्मीदवार के दिमाग उड़ाने का अच्छा मौका है। अपने दूसरे में संदेश में उसने कहा, मैं इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को मार डालूंगा। रामास्वामी की टीम ने इस धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। एंडरसन की गिरफ्तारी के बाद रामास्वामी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। अगली खबर की बात करें जहां आखिर व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेक्सी नावल्नी क्यों हुए जेल से लापता, अचानक कहां हो गए गायब, कैदियों की लिस्ट से भी नाम गायब हो गया। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी जेल से लापता हो गए हैं। CNN ने एलेक्सी नावल्नी के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता के वकीलों ने लगभग 1 हफ्ते उनकी बात नहीं सुनी है और कैदियों की लिस्ट से उनका नाम भी गायब है। न्यूज एजेंसी ANI ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के पूर्व में एक दंड कॉलोनी में कैद नावल्नी को अगस्त में 19 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें जहां म्यांमार में गृह युद्ध से भारत को कैसे है खतरा, क्या टुकड़ों में बढ़ जाएगा पुराना बर्मा। बता दें, म्यांमार आज इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। पूरे देश में प्रतिरोध बल और जातीय सशस्त्र संगठन म्यांमार की सेना पर एक साथ मिलकर हमले कर रहे हैं। ऐसे में म्यांमार की सेना को हर मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान ने म्यांमार के भविष्य के बारे में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। दोस्तों, आशंका जताई जा रही है कि गृह युद्ध के कारण म्यांमार विखंडन की राह पर चल रहा है। अगर जल्द हालात नहीं संभाले गए तो पुराना बर्मा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ सकता है। द डिप्लोमेट से बात करते हुए बर्मा के एक प्रमुख सैन्य विश्लेषक ये माइनो, इनका दावा है कि जुंटा यानी म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना अब अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तो दोस्त चीन ने भी दे डाली धमकी, रक्षा उपकरणों के पैसे मांग रहा अब ड्रैगन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को चीन बड़ी संख्या में हथियार मुहैया कराता है। बीते 15 साल में चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी में अब दरार पड़ती नजर आ रही है। चीन ने पाकिस्तान को रक्षा हथियारों के भुगतान न करने पर चेतावनी दी है। चीन ने संकेत दिए हैं कि अगर जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया गया तो हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। हाल ही में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मसले पर बैठक की है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें जहां नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में भी बरी, लेकिन फिर भी नहीं लड़ सकते पाकिस्तान में चुनाव। आखिर क्या है मामला? दरअसल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अगले साल चुनाव में उनकी नजरें प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल पर टिकी हुई है। लेकिन नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने में अब भी एक बहुत बड़ी बाधा बची हुई है। नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने दिसंबर 2018 में 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने शरीफ की यह दलील स्वीकार नहीं की थी कि 2001 में उनके पिता की सऊदी अरब में स्थापित स्टील मिल से उनका कोई लेना देना नहीं था। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान के 24 सैनिकों का काल बना TJP यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान 2 टन बारूद से उड़ाया आर्मी बेस। ये नया दुश्मन कौन है आपको बता दें। TTP तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब ये TJP कौन सा नया ग्रुप है आतंकवादियों का? दरअसल पाकिस्तानी सेना इन दिनों अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तानी सेना ने पाला पोसा वो अब उसी के लिए काल बन गया है। मंगलवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन में विस्फोटक से भरे ट्रक को घुसा दिया, जिसमें कम से कम 24 सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी एक नए नवेले आतंकवादी समूह तहरीके जिहाद पाकिस्तान यानी TJP ने ली है। TJP पाकिस्तान में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये समूह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ हाल ही में किए गए कई हमलों में शामिल रहा है। TJP ने इसी साल जुलाई में अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक आत्मघाती हमला
हमला किया था, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टीजेपी का प्रतीक चिन्ह आमतौर पर धार्मिक किताबें रखने के लिए लकड़ी के बने स्टैंड के ऊपर 2 तलवारें हैं, जिसके बैकग्राउंड में पाकिस्तान का गलत नक्शा लगा हुआ है। इस नक्शे में भारत के अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर को गलत तरीके से दिखाया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब एयर इंडिया की यूनिफॉर्म में दिखेगी भारतीयता की झलक, सामने आई नई ड्रेस की तस्वीरें। जी हाँ, एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने मंगलवार को अपने चालक दल के सदस्यों बोले तो केबिन और कॉकपिट क्रू के लिए नई पोशाक की पेशकश की। इसे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने तैयार किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि नई पोशाक अगले कुछ महीनों में चरणवार तरीके से उपयोग में लाई जाएगी। इसे सबसे पहले देश के पहले एयरबस A350 विमान के चालक दल सदस्यों को दिया जाएगा। जी हाँ, एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंप बेल विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया के चालक दल की पोशाक विमानन इतिहास में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वर्दी में से एक है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि मनीष मल्होत्रा का अभिनव पहनावा एयर इंडिया के भविष्य की कहानी के लिए रोमांचक और नया अध्याय लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अघोषित आपातकाल, आखिर चुनाव आयुक्त को लेकर कौन सा बिल लेकर आई मोदी सरकार, भड़क गया पूरा विपक्ष। बता दें मंगलवार दोपहर को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए विधेयक पर खूब हंगामा हुआ। विवादास्पद मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान विपक्ष के एक सांसद ने इसे अघोषित आपातकाल बताया। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सांसद की आलोचना की। बिल पर बोलते हुए बिहार के आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस बिल को पारित होना भारत के चुनाव प्राधिकरण के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि आपातकाल की बात करते हैं, आज हमारे पास एक अघोषित आपातकाल है जो मैडम इंदिरा गांधी द्वारा किए गए आपातकाल से भी बदतर है। जवाब में पीयूष गोयल ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि आज की तुलना आपातकाल के काले दिनों से करना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की सोच पर एक धब्बा है। दोस्तों, आखिर ये बिल क्या कहता है जो इतना हंगामा हुआ, बता दें। राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक का उद्देश्य है पिछले चुनाव आयोग अधिनियम 1991 को रिप्लेस करना। इस विधेयक को लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्षी दलों का दावा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महत्वपूर्ण हिस्से की अनदेखी कर रही है, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उच्च चयन पैनल का आदेश दिया था। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा भजन लाल शर्मा को क्यों बनाया गया सीएम, क्या है बीजेपी की रणनीति। बता दें, राजस्थान चुनाव परिणाम आने के बाद 9 दिनों तक चली माथापच्ची के बाद आखिरकार राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एक बार फिर सबको अचंभित कर दिया है। भाजपा ने 56 वर्षीय भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की कमान सौंप दी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल था, लेकिन सीएम की रेस में भजनलाल शर्मा का नाम तक शामिल नहीं था। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से भाजपा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना। बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और सीएम पद की जिद पर अड़ी वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया गया था। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रखा था, जिसका विधायक दल ने भी समर्थन किया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से भजनलाल शर्मा जी को सीएम बनाया गया है राजस्थान का, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी और साथ ही साथ भजनलाल शर्मा जी को कांग्रेचुलेशन आप लोग अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री चुने जाने पर सचिन पायलट ने भी भजनलाल शर्मा को बधाई दी और उन्होंने कहा ट्विटर पर कि श्री भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री और श्रीमती दिया कुमारी, श्री प्रेमचंद्र बैरवा जी को उप मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप राजस्थान की समृद्धि और विकास के लिए कार्य करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।